हेलो नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आज से एक नई शुरुआत आपके साथ में इस मीडियम पर, इस मंच के ऊपर द पुनीत पाठक शो के तौर पर है। ये बहुत ही ईमानदार, बेबाक और सीधी सीधी कट टू कट बात करने वाला मंच है, जिसमें बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कलेवर के हम सीधे तौर पर वो मुद्दा जो देश में चलता है और जिस पर आप लोग अपने घर परिवार, दोस्तों, यारों के साथ में चर्चा करते हैं, लेकिन फैक्ट्स के साथ। सीनियर्स क्या सोचते हैं, थिंक टैंक्स इसके बारे में क्या राय रखते हैं, यूथ इस मुद्दे के ऊपर कैसे जुड़ रहा है और क्या असर ये मुद्दा यूथ के ऊपर डालेगा, इन सारे सब्जेक्ट्स को समाहित करने की सीधी कोशिश है। बिना किसी और इंट्रोडक्शन के मैं आपको मिलवाता हूं, मेरे साथ में वरुण श्रीवास्तव जी हैं, जिन्हें आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग तरह से लोगों को मोटिवेट करते और लोगों को इंचार्ज करते हुए देखते हैं अपने उद्बोधन से, वक्तव्य से और अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन से। वरुण जी, पहला द पुनीत पाठक शो मैं आपके साथ में कर रहा हूं, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और वरुण जी से आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो मुद्दा सुर्खियों में ही नहीं है बल्कि युवाओं के जहन में है। हम सबका सपना होता है कि हम अपने घर परिवार में आसपास किसी को यूनिफॉर्म में देखें। देश में दो तरह की टर्म है, एक सिविलियन और दूसरा यूनिफॉर्म्ड मैन, मतलब किसी भी देश की सेना का अंग आप बने। तीन सेनाएं हमारे यहाँ हैं, जल, थल और वायु, और इन तीनों सेनाओं में भर्ती का एक पैटर्न रहा है आज़ादी के 70 सालों से अधिक तक। लेकिन अचानक से पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करके एक अग्निपथ नाम की नई योजना लॉन्च की है। इसे आप एक नया फेज सेना का कह सकते हैं, जो दुनिया के कुछ देशों में पहले से है। मूल बातें इसकी क्या हैं? 4 साल के लिए आप सैनिकों को भर्ती करेंगे। 4 साल में सैनिकों का मानदेय कितना होगा, जिसे आप तनख्वाह भी कह सकते हैं, ये फिक्स है। 4 साल बाद केवल 25%, यानी अगर 100 जवान भर्ती किए गए तो केवल 25 आगे सेना में कार्यरत होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे, और बाकी के 100 में से 75 अपने घर भेज दिए जाएंगे, यानी उस सेवा से बाहर हो जाएंगे। इसे आप एक तरह का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट आसान शब्दों में समझ सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान और सीधा सीधा विषय भी नहीं है जिसको हम यहां पर डिस्क्राइब कर सकें। अब इस योजना के बाद में सरकार को लगा कि इसका वेलकम होगा, खुले दिल से स्वागत होगा, ज्यादा युवाओं की भर्ती हो पाएगी और हर 4 साल में एक बड़ा अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार से इसका विरोध शुरू हुआ और इतना उग्र हुआ कि आज ये कई राज्यों में, कई जिलों में पहुंच चुका है। विरोध करने वालों का क्या पॉइंट है वो भी आपको एक लाइन में समझाएं। वो ये कहते हैं 4 साल आप हमें सेना में अवसर देंगे, इसके बाद हमारा क्या होगा? क्योंकि ये कटु सत्य है कि देश में कई राज्यों के कई जिलों के कई गांव ऐसे हैं जिनकी पुष्ट दर पुष्ट वो अपनी सेना में जाकर सेवा करते हैं और एक सिक्योर जॉब के साथ एक बड़ा गौरवशाली करियर के तौर पर से लेते हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए वरुण जी हैं, जैसा हमने इंट्रोड्यूस कराया। वरुण जी, सबसे पहले हम बातचीत करें इसके औचित्य की, यानी केंद्र सरकार के थॉट की। क्या सोच आपको इस योजना की लॉन्चिंग की लगी? पुनीत जी, सबसे पहले तो आपके इस शो के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि आप इस शो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पुनीत एक से बढ़कर एक इसमें विषयों पर बहुत डीपली आपको लेके चलने वाले हैं। चलिए आज के विषय पे चलते हैं। पुनीत जी, इसका जो औचित्य है, देखिए हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। कोई भी चीज़ शुरू होती है उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ख़राब पॉइंट्स होते हैं। इन ऑल में किसी भी गवर्नमेंट का ये मकसद, हमको ये चीज़ें बहुत प्राइमरी तौर पे समझनी पड़ेंगी। किसी भी सरकार का कभी भी ये मकसद नहीं होता कि उसके विरोध में चीज़ें जाएं, उसके खिलाफ कोई चीज़ें हों, तो वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे कि वो उसको पॉलिटिकली डैमेज हो या एक गवर्नमेंट के रूप में उसको कहीं भी डैमेज हो। सरकार का काम लोगों के हित के लिए करना होता है, पहला प्राइमरी तौर पर। फिर भी बहुत सी स्कीम्स होती हैं जिनमें उतनी स्पष्टताएँ नहीं होती। तो अभी जो ये जो थॉट है, इसको अगर हम पूरा इसकी हिस्ट्री में देखें तो जनरल मानेकशॉ ने सबसे पहले इस थॉट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक। उन्होंने कहा था कि हमको ऐसी आर्मी की भी आवश्यकता होती है जो आर्मी हमको समय पर, किसी विशेष समय पर काम आए। और उन्होंने ये भी कहा था साइमल्टेनियसली कि हमको ऐसी आर्मी की आवश्यकता बहुत अधिक समय तक भी नहीं होती है जो कि हमको विशेष समय पर काम आए। यानी कि उन्होंने चूंकि एक आर्मी की भाषा में बात की थी, इसलिए उसमें ये शब्द नहीं था कि हम लाइबिलिटीज़ कम करें, लेकिन उसका आशय जो था वो यही था। तो ये थॉट सिर्फ मोदी सरकार का नहीं है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, बहुत लंबे अरसे से चला। बस ये है कि साहस अब जुटा पाया।
इसके जितने इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, इन इम्प्लीकेशंस को सबने फोरकास्ट कर रखा था, सबने समझ रखा था कि ऐसा होगा। लेकिन चूंकि अभी की जो वर्तमान की सरकार है, स्पेशली मोदी जो है, वो इसी बात को अपनी यूएसपी बनाते हैं कि मोदी जो ठान ले वही करता है, हिम्मत भरे कदम। हिम्मत भरे कदम। तो हिम्मत भरे कदम की जो उनकी पॉलिसी रहती है, स्ट्रेटजी रहती है, इस वजह से ये जो है साकार करने पे आ रहे हैं। तो ये और सिर्फ भारत का नहीं है, बहुत सारे देशों में इस तरह कॉन्सेप्ट को लाया जाता है और कई देशों में इसको जो है वॉर के आसपास किया जाता है। आपको याद होगा कि 62 के हम लोग तो आप जीवित नहीं थे उस समय जी, एग्जैक्टली। लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, हमारे लोग बताते रहे हैं। सन 62 के युद्ध में देखिए आप, यूं लोग देखते थे कि ऐसे ऐसे देखते थे, हाँ ये अच्छा मोटा ताजा लड़का है, गांव गांव घूमते थे, ये अच्छा इसको ले चलते। वो चलोगे, हाँ चलेंगे, क्या मिलेगा, ये मिलेगा, लोग चल देते थे उठा उठा कर। न पढ़ाई पूछते थे उस समय, न लिखाई पूछते थे, न तैयारी, न कोई टेस्ट, सिर्फ बॉडी फिजिक देखते थे, बाकी हम ट्रेन कर देंगे। और 10 दिन की ट्रेनिंग, 15 दिन की ट्रेनिंग, घंटों की ट्रेनिंग कर करके लोगों को उतारना पड़ा था। ये स्थितियां थी, युद्ध के समय ऐसा होता है। आप जब जाएंगे मऊ जाएंगे, जो देश का मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर है, MHOW मऊ, इंदौर के पास, वहां जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वॉर को लेकर कितनी लेयर पर स्ट्रेटजीज बन रही होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसके औचित्य और अनौचित्य की बात नहीं है, बात ये है कि एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसको करके देखना था। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले और बहुत ज़्यादा विग्रह जिनमें हैं, कई सारे बिखराव हैं, ऐसे समाज में इसको कितना एक्सेप्ट किया जाता है, प्राइमरी तौर पर हमें ये देखना चाहिए। दो अब इससे बहुत छोटे सवाल आपकी बातों से निकले। क्या इस पर प्रॉपर होमवर्क किया गया? क्या इसकी टाइमिंग को लेकर विचार किया गया, या सिर्फ वही बात कि हम हिम्मत करें और हिम्मत करके दिखाएं और एक बोल्ड स्टेप हम ले लें, इसके तौर पर ले लिया? दूसरी बात ये, मानिक शाह ने जो तब कहा था, जो तब सोचा था, तब से लेकर अब तक बहुत सारी सरकारें और बहुत सारे कमीशन इस बारे में विचार करते रहे कि सेना में कब कैसे क्या बदलाव करें। क्या इसके ऊपर वर्कआउट करने से पहले हर बार इस सरकार पर एक आरोप लगा कि आप जनमानस को पढ़े बिना, बिना लोगों से पूछताछ किए, बिना ऑफिशियल से विचार विमर्श किए कोई भी चीज ला देते हैं इम्प्रॉपर तरीके से, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो? क्या इस स्टेप को आप उस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आरोप की भाषा में तो ये रखा जा सकता है कि हाँ ऐसे ही हुआ होता है। कोई भी सरकार ऐसे काम नहीं करती है और ना होता। भारत के अंदर एक सिस्टम है, एक सिस्टम काम करता है। लीडर कोई भी होगा, एक सिस्टम से ही, प्रोसेस से ही चीज़ें आएंगी। सेना का, अगर ये सेना नहीं चाहती, सेना की जो थिंक टैंक्स हैं उनके ओपिनियन ना होते इस दिशा में, तो कोई भी सरकार रिस्क नहीं ले सकती। हम एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, अगर हम रिपोर्टर से बात करते हैं कि जैसे अभी राहुल की घटना थी जांजगीर की, आप एंकरिंग कर रहे थे, तो पुनीत जी आपने कई बार देखा होगा कि आपको रिपोर्टर से ओरिएंटेशन मिला होगा, क्योंकि रिपोर्टर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर, अगर वो कह देगा नहीं पुनीत जी मैं नहीं दे सकता ये शॉट, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहते हैं मैं दिखाऊं, आप मतलब हर जगह मनमानी नहीं हो सकती, हर जगह चीज़ें नहीं की जा सकती। तो भारत का सिस्टम भी कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पर कोई किम जोंग तो बैठे नहीं है कि जो एक वन साइड वन लाइन कहेंगे और हो जाएगा। ना किम जोंग पैदा होने की कोई यहाँ का सिस्टम है, एक इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें लोग आते हैं। कोई भी सरकार कोई भी कदम उठाएगी, क्या ऐसे सोच को उठा सकती? और सरकार को इससे क्या फ़ायदा, या भाजपा को इससे क्या फ़ायदा? किसी को 4 साल के लिए आर्मी में रखे। भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर ये ठप्पा है कि वो देश को लेकर बड़ी संवेदनशील पार्टी, लोग ऐसा मानते हैं कि भाजपा देश को लेकर बहुत संवेदनशील पार्टी। अगर वो संवेदनशील पार्टी है, फिर आर्मी के साथ खिलवाड़ कैसे करेगी? आर्मी तो इनकी कोर है, नेशनलिज्म इनका कोर है, ट्रेड इनका कोर है, हिंदुइज्म इनका कोर है, कल्चर इनका कोर है। तो इन कोर से ये कैसे खिलवाड़ करेंगे? ये तो आत्मघाती हो जाएगा। तो ये कहना ठीक नहीं। एक्चुअली 2017 में आर्मी को लेकर के, 2014 में मोदी जी सत्ता में आए और 2017 में 14 में आए, और 17 में जब एक आर्मी के सुधार की बात चली थी कि जब हमको इंडिपेंडेंट बनना, आपको याद होगा बहुत सारे अभियान लॉन्च हुए थे, तो उसमें एक बात थी कि आप आर्मी को भी इंडिपेंडेंट बनाएं। तो क्या उस सोच में जब वहां जो लॉजिक दिए थे कि साहब 4 साल क्या 5 साल लगते हैं एक सैनिक को सैनिक बनने में और अपनी पोस्ट पर भरोसेमंद तरीके से अपनी ड्यूटी निभाने में, अब ये क्या उसका विरोधाभास आपको नहीं लग रहा है, या वो सोच अलग थी, ये सोच अलग है? इन दोनों बयानों को मर्ज नहीं करना चाहिए। नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं ना, अलग अलग बातें। देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, स्किल्स बढ़ते हैं, ट्रेनिंग पैटर्न बढ़ते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल बढ़ते हैं। 2017, 2007, 1997, हर 10 ईयर्स 5 ईयर्स में आप देखेंगे बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं चीज़ें। आज से 2017 या 2007 में आप जाइए, कंप्यूटर का बहुत छोटा सा कोर्स DCA कराया जाता था, अभी भी होता है। तो DCA करने के बाद आदमी क्या सीखता था? टाइपिंग करना,
लैपटॉप को खोलना, उसके चीज़ों को एक आध प्रोग्राम को खोल लेना, वर्ड प्रेस पे काम कर लेना, वर्ड पर MS वर्ड पर काम कर लेना। तो आज क्या वो चीज़ें सिखानी पड़ती हैं? नहीं सिखानी पड़ती, ये चीज़ें बहुत बेसिक हो गई हैं। तो ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स भी बदलते हैं, चीज़ें भी बदलती हैं, कल्चर भी बदलता है। ऐसे ही आर्मी के अंदर भी हो रहा है। आर्मी के अंदर भी अब 6 साल वे साल का जो कहा जा रहा है, 6 साल का ऐसा प्रोसेसर नहीं है। 17 साल की पूरी सर्विस, 21 साल अधिकतम सर्विस। तो 21 साल अधिकतम सर्विस में 6 साल की ट्रेनिंग कौन सी होती है? कमांडोज की होती है। क्या कमांडो सारे होते हैं? एक आम कैडेट की बात हो रही। पहले आप क्लासिफिकेशन इसको कीजिए। ये कोई ऑफिसर्स की भर्ती नहीं हो रही। ऑफिसर्स की भर्ती CDS से ही होगी, UPSC से ही होगी, उसमें तो कोई नहीं छेड़खानी की गई है। कैडेट्स हो रहे हैं, कैडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली पुलिस, आर्मी और रेलवे। पुलिस, स्टेट पुलिस में आपको जवानों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बल का कमांडिंग बल अलग है, ये है आपका एग्जीक्यूशन बल। तो एग्जीक्यूशन बल में तो लोग लगते हैं ज़्यादा, उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है। उनको सिर्फ हथियार की बेसिक समझ, और सारे हथियार तो उन्हें दिए नहीं जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी इसका पूरा डिटेल और आएगा ना, आप देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डे 1 से AK-56 दे दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इस विषय से रिलेटेड हम 5 सवाल अपने शो में जरूर पूछते हैं। और जो पहला सवाल था औचित्य का, मतलब क्या मतलब है इस योजना को लॉन्च करने का, तो जो वरुण जी की बात से आपको क्लियर हुआ होगा कि पहली बात, इस पर प्रॉपर होमवर्क किया गया होगा। दूसरी बात, बिना सेना के कॉन्फिडेंस में लिए, बड़े सैन्य अफसरों से मशविरा किए ये कतई ना लाया होगा। नंबर तीसरा कि ये नई बात नहीं है, पहले से ये बातें अंदर चल रही थी। नंबर चौथी बात ये कि सरकार ने एक बार फिर ये बात सिद्ध की है कि उसमें करेज है, साहस है ऐसा करने का। अब बात आती है इम्पैक्ट की, असर की, जो मेरा दूसरा सवाल है। क्या असर, इस असर की गणना पहले की गई होगी? आज चौतरफा विरोध है, आज चौतरफा इसको लेकर एक आवाज हो रही कि आप सेना को भी अपने ट्रायल एंड एरर का क्यों एक जरिया बना रहे हैं। मतलब आप कोई प्रयोग करें, कामयाब हुआ तो कंटिन्यू, नहीं कामयाब हुआ तो फिर एक नया प्रयोग करें। हालांकि ऐसा कई फील्ड में करते हैं, पर सेना क्यों? तो क्या इस असर की गणना की होगी केंद्र ने? गणना तो ज़रूर की होगी, लेकिन अगर हम इस पूरे उसको देखें, घटनाक्रम को देखें, तो ऐसा नहीं है पूरे देश में हो रहा है। एक वर्ग में हो रहे हैं, एक जगह पर हो रहे हैं। साउथ में कौन सा विरोध हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट का भारत का हिस्सा नहीं, वहाँ कौन सा विरोध है? गुजरात भारत का हिस्सा नहीं, वहाँ कौन सा विरोध है? मुंबई भारत का हिस्सा नहीं, महाराष्ट्र भारत का हिस्सा नहीं, महाराष्ट्र के कितने हिस्से में विरोध है? विरोध कहाँ हो रहा है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में भी उतना नहीं है, बिहार और हरियाणा मेजर हो रहे हैं। तो बिहार और हरियाणा में क्यों हो रहे हैं, उसके कारणों को तलाशा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम विरोध को दरकिनार कर दें, बिल्कुल उसको कैलकुलेट करके रखना चाहिए, असेसमेंट करके रखना चाहिए कि ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन इसमें एक जो एरर मुझे लग रहा है, वो ये लग रहा है कि आपने कम्युनिकेशन थोड़ा सा वो वीक रखा है, वीक रखा। आपने चूंकि इतनी बड़ी योजना लेके आ रहे थे आप, और आप एक ट्वीट के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करते हो। आप NEP लेके आए, जब NEP में आपने काम किया तो आपने 6 साल तक डिस्कशन किया पब्लिक के बीच में। तो इसे भी आप NEP के समकक्ष मानिए, जो कि NEP भारत के विचार को बदल रही है, ये भारत की सुरक्षा को बदल रही है। तो आपको इसको डिस्कशन में डालना था, पब्लिक डोमेन में डालना था, इस पर ओपिनियंस लाने थे। मीन्स एक डायलॉग जो होना चाहिए, एक डायलॉग मतलब आप वार्तालाप का ऐसा मंच या ऐसे मंच, चूंकि यूथ आज बड़ा मुख्तलिफ अलग अलग जगहों पर रिएक्ट करता है और उसका एक बड़ा मीडियम है जहां आप हम बात करें वो है सोशल प्लेटफॉर्म। तो क्या इस मुद्दे को भी सोशली वैसे लाया गया, विचार करना चाहिए? और अगर नहीं लाया गया तो क्या पहले लाया नहीं जाना चाहिए था, इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ जा रहा हूं, विरोध क्यों? आपको क्या लगता है? विरोध करने वालों का बड़ा क्लियर लॉजिक है, आप इस लॉजिक से सहमत हैं? आपने 4 साल हमको नौकरी पर रखा, 4 साल की सैलरी बता दी, 75% को आप बाहर कर देंगे। आज योगी सरकार ने, जैसा आपको भी पता है कि योगी सरकार ने ये कहा है कि साहब हम उन्हें वरीयता देंगे, तो वो तो भूतपूर्व सैनिकों को पहले भी मिलती थी, वो एक तरह से डैमेज कंट्रोल है। लेकिन ये विरोध क्यों है? इस क्यों वाले सवाल का आपके पास क्या जवाब? क्या सही है वो बात की बात? विरोध के पीछे वही कम्युनिकेशन गैप मेजर है, क्योंकि जो वर्ग है 17 से 21 वर्ष का, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मथ नहीं सकता, बहुत बाल वर्ग होता है। वो एक नए किशोर अपने कैशोर को त्याग कर को जवानी में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो उस समय आइडियोलॉजिकली चीज़ें कम होती। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि वो आर्मी में जा रहे हैं, बल में जा रहे हैं, फोर्स में जा रहे हैं, तो वहाँ इंटेलेक्ट से ज़्यादा आपका त्वरित बल चाहिए होता है, त्वरित निर्णय की क्षमता आपके अंदर चाहिए होती है। आपको बहुत चीज़ों को बहुत एनालाइज नहीं करना होता। आर्मी हो या कोई सा बल हो, कोई सा फोर्स हो, उसमें जो प्राइमरी लेवल का जो कैडेट्स है या प्राइमरी जो वेपनर्स हैं, उनको बहुत आइडियोलॉजिकली अगर वो साउंड हो जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। अगर वो सोचने लग जाएंगे मैं इसको मारूं क्यों, ये तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो लड़ाई हो गई, खत्म।
तो जो एक वर्ग है वो उस चीज़ों को उतनी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए ये लोगों के साथ, और वो उस चीज़ों को उस तरह से सोच नहीं पाएगा। और ये बहुत ही इन्होंने, वही मैंने कहा पहले पॉइंट पे हम जाएं वापस, तो इन्होंने जो है कम्युनिकेशन का जो गैप क्रिएट कर दिया ना, उनको बताया नहीं। जबकि जो वर्ग है ना, ये 17 से 21 साल बाद, अगर आप पूरे सारे स्टैटिस्टिक्स देखें इलेक्शन के पिछले 2014 से लेकर 40 चुनाव लगभग होते हैं, आप देखें सबसे ज़्यादा बड़ा वोटर बन के यही उभरा है बीजेपी का। तो वही लोग विरोध कर रहे हैं जो बीजेपी के दूसरे पार्ट पर समर्थक हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही और समझाई भी नहीं गई। और है उसमें जो एरर दिख रहा है, वो एक छोटा एरर ये दिख रहा है कि क्या सामान्य आर्मी की भर्तियां नहीं हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इसको लेकर 2-3 पॉइंट उसमें रेज हो रहे हैं। अगर सामान्य भर्तियां होती रहेंगी और साथ साथ ये होती रहेंगी, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आउटसोर्स करते हैं हम टाइम, लेकिन क्या इसमें अब इससे जुड़े मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक, जैसे मेरे सहयोगी शशांक ने, जो शशांक अभी इस समय भी हमारे साथ में इस चर्चा में है, कैमरे के सामने नहीं लेकिन हैं, आपने सुना होगा, उन्होंने एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया और आपने भी अपनी बातचीत में कहा, कुछ इलाकों में इसका विरोध क्यों, स्पेसिफिक बिहार साइड में इसका विरोध क्यों? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल ड्राइव है, यानी राजनीतिक मकसद है, कोई राजनीतिक तौर पर इनको भरमा रहा है? आपको ऐसा लगा? इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि भारत में इस समय कुछ भी होता है तो उसके बाद में और उसके पहले राजनीति होती है। बाद में तो पहले भी होती थी, पर अब उसके पहले से राजनीति शुरू हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसकी, क्योंकि पैटर्न आप देखिए विरोध का। मैं इस विरोध की, मैंने वो नहीं कह रहा हूँ कि विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन वो विरोध का जो पैटर्न है, वो सारा पैटर्न शाहीन बाग का है, वो सारा पैटर्न अभी रिसेंट जो दंगे हुए उनका है, वो सारा पैटर्न वही है जो अभी हम पिछले 2-4 साल से देख रहे हैं पैटर्न। मैं नहीं कह रहा हूँ विरोध गलत है, विरोध सही है, लेकिन विरोधियों के भीतर जो घुस जाते हैं और उनकी जो आत्मा में समा जाते हैं, उनकी जो आवाज़ बन जाते हैं, वो सारे किए धरे को एक तरफ कर देते हैं। ये विरोधियों को समझना पड़ेगा। आप विरोध की आग क्यों लगाते हो ट्रेन में भी? विरोध करो ना। और विरोध सबसे अच्छा ये हो सकता है कि आप उस रैली में ही मत जाओ जहां होनी है, भर्ती ही मत हो। कौन सी दुनिया की सरकार है जो आप किसको भर्ती कर लेगी? हवा को करेगी? आप मत हो भर्ती, मत जाने दो। आप बैरिकेटिंग करो, जब भी भर्तियां हो आप बैरिकेटिंग करो। हम भर्ती ना होंगे ना होने देंगे। आग क्यों लगाते हो? पत्थर क्यों फेंकते हो? एक बड़ा डर इसमें यह भी है कि आपकी विरोध की ट्रेन पर, मैं इसको ट्रेन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ भीड़ तंत्र भी काफी काम करता है, क्योंकि जब भीड़ मुट्ठी तानकर किसी के खिलाफ नारे लगाती है, आप में बहुत सारी चीजों का आक्रोश होता है और आप भी अपने आक्रोश को एक मुट्ठी के साथ में उसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि क्या आप उस विरोध वाली ट्रेन का हिस्सा बनकर कहीं किसी की राजनीतिक मंशा को उसके स्टेशन पर तो नहीं पहुंचा रहे? सोचिएगा जरूर। चलिए, लेकिन एक सवाल इसमें और उठा आपकी बात से, ये मेरा सब क्वेश्चन है, क्या इस पूरे प्रकरण में सेना के भीतर हम 2 वर्ग तो नहीं बना दे रहे? एक जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आप जॉब्स में भी देखें, एक परमानेंट टीचर हो गए और दूसरे हो गए साहब शिक्षा कर्मी या ठेका श्रमिक या ठेका पे काम करने वाले लोग। क्या हम सैनिकों के भीतर या किसी भी सैन्य अंग में इस तरह के 2 वर्ग तो नहीं बनाएंगे? क्योंकि जहां 2 वर्ग बने, शायद उनमें किन्हीं चीजों को लेकर मे भी वर्ग संघर्ष के हालात भी बन सकते हैं, अगर बैलेंस ना हुआ तो। ये बात देखिए, सेना एक ऐसा उपक्रम है, आप शिक्षा से उसकी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा में वेतन पैटर्न एक जैसा, उसी पे ला रहा हूँ। वेतन और शिक्षण 2 चीजें हैं। सेना में हथियार सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हथियार में डिस्क्रिमिनेशन है तब थोड़ा सा मन में आएगा। सेना मतलब जज्बा मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन के साथ चीजों को ड्राइव किया। आपकी बातों में उत्तर छिपा है। जज्बा पूरी उम्र के लिए होता है, वो 4 साल के लिए अकेले कैसे हो सकता है? वो एक लिमिटेड टाइम के लिए कैसे हो सकता है? वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है फिलहाल में। सेना की जो कोर कमांड है वो तो इनके हाथ में नहीं आने वाली है, पहले से क्लियर चीजें हैं। और अगर आप संविदा शिक्षक और रेगुलर भर्ती से बात करते हैं तो उसी में से आप देखिए, क्या संविदा शिक्षक और रेगुलर टीचर्स के बीच में कभी कोई द्वंद्व हुआ क्या? कोई हथियार चले क्या? कोई लड़ाई आई क्या? कोई ऐसी असहमतियां आई क्या? कहीं कोई आंदोलन हुए क्या? नहीं हुए। नौकरी की आवश्यकता है। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक लग रहा है कि 4 साल छोटा समय होता है। 4 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है, जरा में यूं गुजर जाता है। तो ये जरूर थोड़ा सा उसमें लग रहा है, लेकिन उन्होंने उसके 2 पॉइंट बाद में दिए कि हम वरीयता देंगे। ठीक है, अब इनको कैसे आप जॉब देंगे? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेना में भी बहुत सारे काम होते हैं, अब आप इनको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? क्या इसके लिए भी अभी पॉइंट क्लियर है? क्योंकि आपने 4 साल के लिए रखा, जैसे आपने कहा सेना में हथियार होते हैं, हथियार तो तब मिलेंगे जब उनकी ड्यूटीज एक प्लेटफॉर्म पर होंगी। हो सकता है शायद उनकी ड्यूटीज के बारे में कुछ और तय किया। एक चीज जाननी पड़ेगी, सेना में डॉक्टर हो, मोची हो, कपड़े धोने वाला हो, फ्रंट पे लड़ने वाला हो, ट्रेनिंग हथियार की सबको मिलती है। ठीक है, तो सबको बराबर मिलती है।
तो इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर इसमें स्ट्रेटजी हो सकती है लॉन्ग टर्म में कि सेना का करीब करीब 15-16% हिस्सा, अगर 14 लाख सैनिक भारत के अंदर हैं तो उनमें से करीब करीब आप मान लीजिए कि 1.5-2 लाख लोग सेना की सैलरी बनाने में, सेना के असलाह तैयार रखने में, सेना के दूसरे कामों में इंगेज रहते हैं। हो सकता है कि जो 4 साल की भर्तियां हैं इनका एक मेजर पार्ट इसको रिप्लेस करे, तो खतरा है नहीं बहुत ज़्यादा, सेना को तो कोई खतरा नहीं है। एक और सब छोटा सा सवाल, क्या इनका ट्रेनिंग मॉड्यूल बाकी सैनिकों से अलग रखा जाएगा? क्लियर नहीं है, लेकिन आप चूंकि अनुमानों पर बात कर रहे हैं, हम ये भी देखते हैं कि एक अच्छा सैनिक बनाने में, फिर मैं 17 पर वापस जाऊंगा, जब इसी सरकार ने स्वीकार किया था कि साहब हमको 4 से 5 साल लगते हैं उसको भरपूर ट्रेनिंग देके तैयार करने में, एक जिम्मेदार सैनिक बनाने में, तो अब आप ऐसा क्या करेंगे कि वो बड़ी जल्दी से पहले आपका ट्रेनिंग भी हो जाए और 4 साल अपनी सर्विस भी पूरी कर ले? इनमें से मुझे लगता है कुछ लोगों को बांटा जाएगा। कुछ लोग जो 25%, जो 50% 25% का जो आंकड़ा है जिनको हम कैरी फॉरवर्ड करने की बात कह रहे हैं, 25% जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, 4 साल के बंधन से ऊपर हो जाएंगे, मुझे लगता है उनको ये कमांडोज ट्रेनिंग या जो और दूसरी जो इनकी शाखाएं हैं अंदर की, उनकी ओर लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। इनको नॉर्मल कैडेट्स तो नहीं बनने देंगे। और जो बाकी के हैं इनको जैसे रॉयट्स हो गए, कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं रेलवे दुर्घटना हो गई, कहीं राहुल गड्ढे में गिर गया, या कहीं कोई ऐसी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर आर्मी का कोई बहुत बड़ा अनेक 6 साल पुराना ट्रेंड व्यक्ति क्यों जाए? ठीक है, ऐसे स्पेसिफिकेशन इस पे करेंगे, बाढ़ राहत में लगाना, इसमें लगाना, उसमें लगाना, ये सारी चीज़ों में करेंगे। ओवरऑल की स्थितियां हो रही हैं, ओवरऑल अगर आपकी बातों को कंक्लूड करूं मैं, तो इस सेक्शन में ये समझ में आया कि साहब थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, नंबर 1 कि क्या ड्यूटीज इनको मिलती हैं, इनका ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या रहने वाला है। नंबर तीसरी बात यह कि किसी भी चीज में समर्थन में या विरोध के किसी भी पक्ष में आने से पहले आपको प्रॉपर इस योजना का हर पहलू अच्छे से पढ़ना और समझना पड़ेगा, बजाय मुट्ठी तानने के आप इसकी बुकलेट खोलें और इसका इंतजार करें, अगर नहीं आई है तो ज्यादा बेटर है, ऐसा हमको लगता है। सरकार भी ऐसा करे, सरकार को ऐसा करना चाहिए। मैं आ रहा हूं उस पहलू पे। जो मेरा चौथा बड़ा सवाल है, किसी भी योजना को आप लाते हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, और इसमें ना चाहे अनचाहे नफे नुकसान की हम बात करते हैं। इस योजना की लॉन्चिंग से सरकार को, सेना को, देश को क्या नफा आपको दिखता है, और अभी जो विरोध हो रहा है इसका क्या नुकसान आप देखते हैं? देखिए, सेना को सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाएगा कि सेना के पास लायबिलिटी कम होगी, फाइनेंशियल जो फायदे की बात करें। ठीक, सेना 4 साल रखेगी, 4 साल बाद उनका हिसाब किताब करके उनको अपने मुक्त हो जाएगी सेना। एक तो फायदा सबसे बड़ा ये है। दूसरा फायदा सेना को ये है कि सेना जो ट्रेनिंग के लिए सबको कॉमन ट्रेनिंग करती है और सबको उस तरह से करती है कि हम 20 साल तक इनको आगे यूज करेंगे, उससे बच जाएंगे। तीसरा, सेना के जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, ऑक्सिलरी डिपार्टमेंट्स हैं, एक ब्रिगेडियर के यहाँ कम से कम 8 लोग खड़े होते हैं उसकी सुरक्षा में। एक मेजर या कर्नल या और पदाधिकारियों के बंगलों पर काम करने वाले कम से कम 12-14 सैनिक होते हैं। तो ये 12-14 सैनिक कौन से होते हैं? वो मुख्य धारा के सैनिक होते हैं। तो ये थोड़ा सा सेना को ये काम मिलेगा कि हम आउटसोर्स्ड लोग हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो एक तो ये है। अब पॉइंट आता है देश को क्या फ़ायदा। देश को स्वाभाविक सा फ़ायदा इसका यही होना है कि भाई आपका एक सेना का जो बजट होता है, सेना के बजट का अर्थ कभी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। सेना का इस्टेब्लिशमेंट सिक्योर्ड होता है और उसको जब जरूरत पड़ती बढ़ाया ही जाता है, घटाया नहीं जाता है। इस्टेब्लिशमेंट के बियॉन्ड जो बजटिंग होती है वो हथियार खरीदना, नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाना, नए कुछ और मॉडल्स पे काम करना, ये सब में बजट ऊपर नीचे होता रहता किसी भी देश का। मूल सैनिक तो आपको रखने पड़ते हैं, मूल जो स्ट्रक्चर वो तो रखना पड़ता है। तो सेना, एक तो ये देश को फायदा होगा कि आपका उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का हो जाएगा, बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं होते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट आपका मैं थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ जी, नुकसान की बात। जो विरोध हो रहा है इससे छवि का नुकसान तो साफ दिख रहा है, क्योंकि एक इमेज ऐसी फिर जा रही है कि आपने वापस एक ऐसा अपने आप को बोल्ड स्टेप लेने वाली सरकार कहलाने का जो है आपका एक चस्का है या शौक है, या हम कह सकते हैं आदत पड़ गई है, इसमें आपने एक और कदम उठा लिया और प्रॉपर जानकारी आपने नहीं दी, तो इसका नुकसान क्या आपको उठाना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कृषि कानूनों के बारे में हमको एक कदम पीछे आना पड़ा सरकार। हाँ बिल्कुल, कृषि कानून में थोड़ा सा इलेक्शन का भी इशू था और सिविल वॉर के इश्यूज थे, इंटरनेशनल थ्रेट भी थी। आप खुद कह चुके हैं बड़ा वर्ग सैनिकों का होता है वोट देने वाला। बिल्कुल इनका होता है, इस पे कर सकते हैं। अगर इस पे विड्रॉ होते हैं डेफिनेटली इनको नुकसान होना है, लेकिन विड्रॉ इस सरकार होगी नहीं, क्योंकि इस चीज़ों को सोचकर किया गया है और इस विद्रोह को चलना सरकार के लिए आसान है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसका जो पैटर्न है ये वही है, इसको पब्लिक सिंपैथी नहीं मिलने वाली इस विरोध को, क्योंकि इस विरोध ने पब्लिक सिंपैथी ही उस
किसान आंदोलन को थोड़ा बहुत पब्लिक सिंपैथी थी, लेकिन जो 26 जनवरी का घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद उसकी वो सिंपैथी खत्म हुई थी, वो वैक्यूम आया था। लेकिन फिर भी किसान थे, पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, कई तरह के उनके रणनीतिकार थे, तो उन्होंने फिर भी उसको सर्वाइव कर लिया। इसमें अगर आप पहले दिन ही, आज हम पहला दिन मानते हैं, पहले दिन ही अगर इसमें आग लगा दोगे ट्रेन में, पहले दिन ही लोगों की जीवनचर्या को प्रभावित कर दोगे, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये तो सरकार के लिए फायदे में जा रहा है, सरकार इसको कंट्रोल कर लेगी, बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेगी। नहीं, हालांकि विरोध करने वालों के बारे में लास्ट में आप जरूर इसके कमेंट आप जरूर मेरा सुनिएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस योजना से रिलेटेड नफे और नुकसान के ऊपर आपकी अपनी राय भी कुछ हो सकती है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपकी राय को मैं जरूर पढ़ूंगा और अगली बार जिस पर भी मैं अपने शो में बात करूंगा, अगर किसी की राय मुझे लगती है कि मैं साझा करूं तो मैं ज़रूर उस राय को साझा करूंगा। ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त से रिक्वेस्ट है। अंतिम पॉइंट, अंतिम सवाल, इस योजना का भविष्य क्या इस योजना को वापस से हम यू टर्न लेते हुए ठंडे बस्ते में या क्रांतिकारी तौर पर देख सकते हैं? वरुण जी, किस पर राय? ये योजना भारत के जैसे बड़े देश में दुनिया में कभी भी किसी ने भी अपनाने की कोशिश नहीं की, बड़े देश ने, जिसकी आबादी और इसका सिस्टम इतना बड़ा है। ये अगर भारत इसमें सफल होता है तो इसका असर ये होगा कि रशिया भी ऐसा शुरू करेगा, यूएस भी ऐसा शुरू करेगा, और चीन तो इसके लिए बैठा ही है। चीन की सैन्य लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थितियों के बाद बड़े देश भी इस कदम को अपनाएंगे और इसमें मॉडरेशन, इसमें जो चीज़ें आती रहेंगी सुधार, वो उनकी आवश्यकता आगे चल के पड़ती रहेगी। तो ये सबसे बड़ा इसका असर होने वाला है। चलिए, तो वरुण जी से मैंने जितनी भी बात की, इन 5 बड़े सवालों में 5 बड़ी बातें जो मैंने निकाली हैं, मुझे जो समझ में आए, पहली बात तो ये कि योजना अचानक से नहीं लाई गई। नंबर दूसरी बात ये कि इस योजना का ठीक तरह से लोगों के बीच में, स्पेशली यूथ के बीच में ढंग से संवाद नहीं हुआ। नंबर तीसरी बात यह कि इसका विरोध करने वालों ने प्रॉपर इस पर विचार नहीं किया, और एक सैनिक का, जो एक सिविलियन की नज़र में, मेरी आपकी नज़र में सबसे पहला गुण जो दिखता है वो है उसका डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन भंग करके देश की सुरक्षा की बजाय देश की संपत्ति का नुकसान, इसमें आपके साथ कितने लोग खड़े होंगे? क्या आपका मोहल्ला, आपका परिवार, आपके निकटतम लोग, क्या वो इसमें, इस कदम में आपका सपोर्ट करेंगे? ये तीसरा पॉइंट आपको विचार करना चाहिए। चौथी बड़ी बात ये, आपके विरोध की इस रेलगाड़ी पर कोई ना कोई दल या दलों की कोई मंशा सवार हो सकती है, जिसमें उन्हें कितना फायदा होगा वो असेसमेंट करें, आकलन करें, लेकिन आपका इसमें निश्चित नुकसान है, ये बात साफ दिखाई पड़ती है। पांचवा और अंतिम पॉइंट ये, इसका भविष्य क्या होगा और भविष्य में इस योजना का देश पर असर क्या होगा? हम यहाँ भविष्य नहीं बताते, लेकिन भविष्य को लेकर जो आकलन है, इस आकलन पर एक बात स्पष्ट नजर आती है कि जब तक आप कोई कदम ना उठाएंगे तब तक उस कदम के प्रभावों के बारे में आप शायद प्रैक्टिकली जान ना पाएंगे। इतना जरूर है कि इन 4 सालों में, ये जो 4 साल की अवधि है, ये सबको खटक रही है। जितनी आपको विरोध करने वालों को खटकी, इतना इसके समर्थन में या इस पर न्यूट्रल लोगों को भी ये 4 साल का स्पैन खटक रहा है। अब इस पर सरकार समझाती है या विरोध को दबाती है, या समझाने और विरोध को दबाने के साथ साथ इसमें कोई परिवर्तन, अमेंडमेंट लाती है, ये आपके साथ मैं भी देखूंगा। द पुनीत पाठक शो में आज के लिए इतना ही। एक बात और आपको बताता हूं, अगर आप किसी मुद्दे पर चाहते हैं कि हम बात करें अपने शो में, तो ये शो आपका है, जितना मेरा उतना आपका शो है। राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगला शो उस मुद्दे पर होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।